कल हमने आधे चैप्टर का रिवीजन किया था, आज हम बाकी के चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। तो जैसे कि हमने अब देखा कि ये जो बड़े बड़े टैबूज थे, जो कास्टिज्म था, उसको अब अबॉलिश खत्म किया जा रहा था और हर तरह से कोशिश कर रहे थे, चाहे वो वुमेन्स के बारे में बात हो, उनकी पढ़ाई के बारे में बात हो। तो ये जो जितने भी टैबूज थे, टैबू का मतलब कि कोई भी मनगढ़ंत चीजें बोलना, जैसे कि अगर लड़कियों का पढ़ना लिखना वो बेवा हो जाएंगे, तो वो एक तरह का टैबू है, ठीक है। एंड ये जो कास्टिज्म है, ये भी एक टैबू ही है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, कोई किसी पे प्रिविलेज रखता है, कोई अपर कास्ट से है, लोअर कास्ट से, तो वो फलानी टेम्पल नहीं जा सकता, इस तरह की चीजें। अब ये जो रिफॉर्मर्स थे, ये जो आप चेंज करने के लिए आए थे, तो जैसे कि प्रमन मंडली, ठीक है, उन्होंने एबॉलिशन ऑफ कास्ट के बारे में बहुत कुछ कोई काम किया था 1840 में, या राजा राम मोहन राय जिसके बारे में हमने कल पढ़ा, या प्रार्थना समाज जो है, तो इन्होंने एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग अगर खुल के सामने आते तो शायद ये पहले ही बंद हो जाता, लेकिन ये लोग खुल के सामने नहीं आए। यानी कि रिफॉर्म करना, अगर किसी सोसाइटी को चेंज करना है तो इन्होंने वो सीक्रेटली स्टार्ट कर दिया। उसके लिए ये लोग सीक्रेट मीटिंग्स रखते थे, ठीक है, और वो चाहते थे कि जो भी ये टैबूज है वो खत्म हो जाए। सो दूसरा, ये इन्होंने इनजस्टिस के बारे में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि ये जो सोशल ऑर्डर हमने बनाया है, ये जो कास्ट सिस्टम हमने बनाया है, इसमें हमने इनजस्टिस ही रखी है, जैसे कि लोअर कास्ट के बारे में, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। तो अब ये सारी चीजें, ये सारे जो रिसोर्सेस है जो इनको नहीं मिलते हैं, अब उनको वो मिलने चाहिए। तो सेकंड थिंग, यहाँ पे जो पुअर है, यानी ये जो गरीब लोग थे, उन्होंने अपने गांव को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, वो सिटी की तरफ आने लगे थे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, उन्होंने जब वो सिटी की तरफ आए तो फैक्ट्रीज में उनको काम दिया गया, लेकिन उनको जो काम दिया गया वो म्यूनसिपैलिटीज में काम दिया गया, यानी साफ सफाई का काम, ठीक है। सो लेबर की जरूरत तो इनको थी ही, मजदूरी की जरूरत तो इनको थी ही, तो या चाहे वो ड्रेन्स में काम करना, डग करना, कोई रोड को खोदना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना, सिटी को क्लीन करने के लिए, जैसे रैग पिकर्स नहीं होते, वो जो कूड़ा करकट उठाते हैं, स्वैपर्स, ठीक है, या रिक्शा पुलर जो थे, तो इनका वो यही सारा काम दिया गया। और वो इसलिए दिया गया ये वाला काम क्योंकि ये लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी यहाँ पे भी इनको वो ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो चाहे वो मतलब आसाम में क्यों ना हो, या आउट ऑफ इंडिया, चाहे इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब तबके से जो लोग थे वो सिर्फ शहरों में नहीं गए, वो दूसरी कंट्रीज में भी गए, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया चले गए, लेकिन वहां पे भी उनको यही काम दिया गया, लोअर कास्ट वाला काम, ठीक है। सो इनकी जो मतलब जिंदगी थी वो काफी मतलब ह्यूमिलेट होती गई, बेइज्जत होती गई, और इनके जो जॉब्स थे वो भी काफी टफ होते थे, ठीक है। जैसे कि आर्मी है, तो आर्मी में जो जॉब ऑफर होती थी वो होती थी अनटचेबल्स को, यानी कि सेना में जाने के लिए, देश की खिदमत करो, अगर मरते हैं तो वही मरेंगे, समझ आया, ये वाला कंसेप्ट था। तो जो बाकी के जो कास्ट के लोग थे वो नहीं जाते थे आर्मी वगैरह में, वो सिर्फ महार कम्युनिटी को भेजते थे। अब यहाँ पे डिमांड की गई इक्वालिटी की, यानी जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थे, जो ब्राह्मण के अलावा जो कास्ट थे, उन्होंने डिमांड की इक्वालिटी की और जस्टिस की, बोला कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेट मत करो, ठीक है। तो बहुत सारे मूवमेंट चले, जैसे कि सेंट्रल इंडिया में
सतनामी मूवमेंट चली, दादर वर्कर्स जो थे उन्होंने डिमांड की कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव किया जाए। हरिदास ठाकुर जो थे वो भी एक वर्कर मतलब एक वर्कर थे चंडला कल्टिवेटर्स के, उन्होंने भी क्वेश्चन किया अबाउट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कि वहाँ पे जो कास्टिज्म है वो ब्राह्मण ने और इंट्रोड्यूस किया है, ना कि गीता में। ठीक है, तो हमारी जो ये भगवत गीता है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि लोअर कास्ट को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए और हायर कास्ट को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे मतलब लीडर्स आए, गुरु आए, जैसे श्री नारायण गुरु। ठीक है, उन्होंने भी लोगों को आइडियोलॉजी पढ़ाई कि आप यूनाइट रहे, तभी जाके जो ये कास्ट डिफरेंसेस है इससे हम लड़ सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम, जो श्री नारायण गुरु है उनके अकॉर्डिंग जो है वन ऑफ हिज फेमस, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन काइंड, यानी हमारा एक ही कास्ट है, सबका, सारे इंसानों का एक ही रिलीजन है और सबका मजहब एक है, वो है इंसानियत। यानी किसी मजहब से बिलोंग करने से पहले हम इंसान हैं, हमारा जो मजहब है वो इंसानियत है। ठीक है, सो जितने भी सेक्टर्स थे, सेक्टर्स में जो हिंदू में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं ना, कोई ब्राह्मण होता है, कोई वैश्य होता है, तो वही जो ये अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग थे वो काम करते थे, आपस में जो काम करते थे, लेकिन उनको इक्वालिटी नहीं मिलती थी। सो उन्होंने ट्राई किया कि हम ये चेंज को, ये प्रैक्टिसेस को चेंज करने की कोशिश करें, यानी जो डोमिनेटेड कास्ट्स थे वो भी इस तरह के काम कर सकते हैं, इन्होंने ये चीज लाने की कोशिश की। और जो हायर कास्ट के लोग काम करते हैं वो भी मतलब वो भी लोअर कास्ट के लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हायर कास्ट का पैदा हो गया तो अब वो सफाई नहीं कर सकता है। तो ये सारी चेंज लाने की कोशिश की गई। देन बहुत सारे मतलब लोकल लीडर्स जो थे लो कास्ट के, जैसे ज्योतिराम फूले। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी की थी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, जो क्रिश्चियंस ने बनाया था, तो उन्होंने भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाए। तो इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया ब्राह्मण्स के टेक्स्ट्स को कि ये जो सुपीरियर दिखाते हैं ये सुपीरियर नहीं है। एंड इन्होंने ये साबित कर दिया अपने बुक्स के तहत कि वो आर्यन से रिलेट करते हैं। आर्यन से यानी कि जो ब्राह्मण्स है बेसिकली ये आर्यंस थे। आर्यंस इंडिया के खुद मतलब वो इंडिया के रहने वाले नहीं थे, वो फॉरेनर्स थे। उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया था, वो सब कॉन्टिनेंट एशिया से आए थे लेकिन वो इंडिया के थे ही नहीं। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो अपर कास्ट का दावा करते हैं वो बेसिकली इंडिया के वासी नहीं है। एंड एज कम्पेयर टू देम जो लोअर कास्ट के यहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स थे वो इंडिया से ताल्लुक रखते थे, यानी कि जो हम अपने लोग जो इंडिया के अपनी कंट्री से जो बिलोंग करते हैं उन्हें मतलब मॉल ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्लेम किया कि आयरन रूल से बिफोर एक गोल्डन एज हुआ करता था। गोल्डन एज का मतलब वॉरियर्स और पेजेंट्स, यानी लैंड जिसका होता था वही मतलब मालिक होता था, और शुद्राज वगैरह जो थे अति शुद्राज जो अनटचेबल थे, उन्होंने उनका पहले यहाँ पे जमीन होता था। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि इनका जो कास्ट इक्वालिटी है वो जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखी, जैसे कि गुलामगिरी जो है बहुत फेमस बुक थी। गुलामगिरी इसका मतलब स्लेवरी। तो कुछ ऐसी 10 साल पहले अमेरिकन सिविल वॉर जब हुआ था, तो जब वो स्लेवरी खत्म हो गई थी, अमेरिका भी पहले स्लेवरी में मतलब जूझ रहा था, वहां पे भी कब्जा था फॉरेनर्स का। तो गुलामगिरी ने जो फूले है ज्योतिराम फूले, तो इन्होंने गुलामगिरी फ्री स्लेव्स को डेडिकेट की थी। ठीक है, और उसमें इन्होंने एक लिंक मतलब एक तरह का लिंक मतलब दिखाया था कि जिस तरह गुलामगिरी से अमेरिका आजाद हुआ, इंडिया भी आजाद हो सकता है लो कास्ट से। ठीक है, सो इन्होंने अपनी जो क्रिटिसिज्म है वो जारी रखी वुमेन के खिलाफ, मतलब जो वुमेन के साथ अन्याय हो रहा था, मिसट्रीटमेंट करते थे, जो मिजरीज जो लेबर झेलते थे, पूरी तरह इन्होंने अपने जो राइटिंग्स में वो पूरा गुस्सा दिखा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ जैसे ईवी रॉमी स्वामी नायकर
साउथ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सब जानते हैं, दलित लीडर्स थे ये लोग, तो इन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब यहाँ पे जो मकसद था महार कम्युनिटी का, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा, स्वीक्स में हमने देखा ना, कि वो जो रत्नाम है वो कहता है कि हमसे देवी देवता नाराज कैसे हो सकते हैं जबकि हम टेम्पल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो महार कम्युनिटी से थे, और महार कम्युनिटी को ये अलाउ ही नहीं था कि वो बड़े बड़े मंदिर जाए या वो पानी पिए एक ही नल से जैसे ब्राह्मण पीता है, ना वो किसी ब्राह्मण लड़के के साथ खेल सकते थे। तो जब वो उनको फेलोशिप मिली थी यूएस में, तो हायर स्टडीज के लिए जब वो यूएस चले गए थे, वहां से आके इन्होंने अपर कास्ट के ऊपर एक बुक लिखी थी, अपर कास्ट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी आजकल सोसाइटी में अपर कास्ट कैसा है। तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फॉलोअर्स ने पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने मजबूर कर दिया कि जो ब्राह्मण प्रीस्टेस है वो दलित्स को टेम्पल आने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऐसी मूवमेंट्स इन्होंने चलाई थी 1927 से लेकर 1935 तक, ताकि जो ये कास्ट प्रेजुडिस है वो खत्म हो सके। देन सिर्फ कास्ट ये टेम्पल मूवमेंट ही नहीं, बल्कि नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भी चलाया था। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट अर्ली 20th सेंचुरी में चलाया था, यानी कि ये जो दूसरे कास्ट के बंदे हैं, नॉन ब्राह्मण कास्ट है, तो इनको भी एक्सेस मिलना चाहिए, ये बराबर के हिस्सेदार होने चाहिए। जितना ब्राह्मण को एजुकेशन पाने का हक है उतना नॉन ब्राह्मण को भी है। जितना उनके पास वेल्थ है, उनके पास इन्फ्लुएंस है, उतना हमारे नॉन ब्राह्मण्स को भी होना चाहिए। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ब्राह्मण्स है वो मतलब असली वारिसदार है, वो आर्यंस है, उन्होंने कॉन्कर किया है, उन्होंने फतह किया था इंडिया को। ठीक है, तो इस तरह के जो वो मतलब आर्ग्यूमेंट्स देते थे, इन सारी चीजों को चैलेंज करने के लिए अलग अलग जो ये लीडर्स है वो सामने आए, जैसे कि नायकर, रामास्वामी नायकर। तो वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो इनका जो एस्थेटिक, इनका जो टेस्ट था वो ये था कि वो संस्कृत ज्यादा पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद वो कांग्रेस के मेंबर भी बन गए। ठीक है, एंड वो मतलब हमेशा जो भी नेशनलिस्ट जो फीस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, तो वो हमेशा वो जो होते थे ना, वो दावत वगैरह या सिटिंग अरेंजमेंट जो होती थी, जब दावत होती थी तो कांग्रेस के अंदर वहां पे भी कास्टिज्म से मतलब इन्फ्लुएंस होकर वो सिटिंग अरेंजमेंट करते थे। मानो जो सामने होते थे वो अपर कास्ट के बंदे होते थे, जो पीछे वाली सीट्स होती थी वो लोअर कास्ट के बंदे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक मूवमेंट चलाई कि कांग्रेस के अंदर भी अनटचेबिलिटी साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एक चलाई थी कांग्रेस के अंदर, ये सारी चीजें चेंज करने के लिए। सेकेंड थिंग, जितनी भी रिलीजन से वो बिलोंग करते थे वो चाहते थे कि एक तरह की सोशल इक्वालिटी को सबको मिले। एंड ये इनको रामी स्वामी नायकर को पैरियार भी कहा जाता है, ये इनका लकब पैरियार। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, उसको अच्छे से पढ़ा और उसको इंटरप्रिटेट किया कि इसमें हर तरह की अथॉरिटी जो है वो ब्राह्मण्स को नहीं दी गई है लोअर कास्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंस है वो खत्म की जाए। एंड इस तरह के एसोसिएशंस जो है वो ऐसा नहीं है कि उनको वेलकम किया गया, जो ये फेयरफुल स्पीचेस देते थे, जो ये लिखते थे, जो ये मूवमेंट्स चलाते थे, तो ऐसा नहीं है कि हर तरह से इनको वेलकम करेंगे, नहीं, बल्कि जो लोग जो उन्होंने अपोज किया, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपोज किया। ठीक है, तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उन्होंने रिएक्ट किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, संथन धर्मा, ठीक है, या भारत धर्मा मंडमल नॉर्थ में बनाया गया। तो इस तरह की जो एसोसिएशन थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनको रोका जाए। फिर डिबेट्स होते गए, स्ट्रगल होते गए और कंटिन्यू, जब तक कि कॉलोनियल पीरियड भी खत्म हो गया, ब्रिटिश भी यहाँ से चला गया, लेकिन ये कास्ट की लड़ाई हमेशा चालू रही। समझ आया?
सो पेज नंबर अगर आप देखोगे 106, उसमें अलग अलग कुछ समाज के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशंस दिए गए हैं। जैसे कि प्रार्थना समाज, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1867 में बॉम्बे में। प्रार्थना समाज कास्ट रेस्ट्रिक्शंस को अबॉलिश करना चाहता था, चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहता था, जो छोटे बच्चों की शादी करते थे, या जो बैन था विडो में जो रिमैरिज कर सकती या नहीं कर सकती उसके बारे में, ठीक है। एंड वेदा समाज तो इस्टेब्लिश हुआ था चेन्नई में यानी मद्रास में 1864 में। और वेदा समाज जो है वो ब्रह्मो समाज से इन्फ्लुएंस था, यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने काफी इन्फ्लुएंस किया, उसके बाद वेदा समाज मतलब ऑर्गेनाइज हुआ। सो एबॉलिश क्या करना चाहते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये प्रमोट कर रहे थे, विडो रिमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। एंड इसके जो मेंबर्स थे वो बिलीव करते थे एक ही भगवान में, वन गॉड, ठीक है। एंड ये जो सुपरस्टिशियस थे, यानी ये जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये जो अंधविश्वास ये लोग करते हैं कि यहाँ मत जाओ, अगर हम मतलब उस नदी में जाएंगे तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा, तो इस तरह के सुपरस्टिशियस को कंडम करते थे, ये मानते ही नहीं थे। दूसरा था अलीगढ़ मूवमेंट, जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जो सर सैयद अहमद खान ने बनाया था अलीगढ़ में 1975 में। तो उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई। तो इस इंस्टीट्यूशन में मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, वेस्टर्न साइंस भी पढ़ाई गई मुस्लिम्स को। यानी पहले क्या होता था, मुस्लिम्स को खाली अरबिक और कुरान सिखाया जाता था या पर्शियन सिखाया जाता था, लेकिन ये मूवमेंट चली थी मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन देने की। सो इसका काफी एजुकेशन रिफॉर्म पे इम्पैक्ट पड़ा। देन इज द सिंह सभा मूवमेंट, यानी कि सिंह सभा मूवमेंट का मतलब ये जो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी ये सिखों ने चलाई थी। द फर्स्ट सिंह सभा वाज, तो ये पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई ये मूवमेंट, अमृतसर में 1873 में, लाहौर में 1879 में, ठीक है। और ये सभा जो है इसमें कुछ सिखिज्म में सुपरस्टिशियस और कास्ट डिस्टिंक्शंस थे, यानी सिख में भी बहुत सारी कास्ट्स होते थे। तो कुछ ऐसे कास्ट्स जो थे उनको कहते थे कि आप सिखिज्म से बिलोंग नहीं करते हैं, आप नॉन सिख्स हो, ठीक है। तो वो सारी चीजों को अबॉलिश करने के लिए ये मूवमेंट चली थी। समझ आया? या ब्राह्मो समाज के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया कि राजा राम मोहन रॉय ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1930 में। एंड इसका मेन मकसद क्या था, आइडल्ट्री, सैक्रिफाइस यानी बलि चढ़ाना भगवान को किसी भी इंसान को भी बलि चढ़ाते थे। ये जो बुत वगैरह थे या मतलब मूर्तियां वगैरह, ये एडल्ट्री खत्म करना, ठीक है। विडो रिमैरिज को प्रमोट करते थे। समझ आया? सबको समझ आया? ये कल आपका टेस्ट है, याद करके, ठीक है, चैप्टर यस मैम। 7 का। मैम किस में? मैंने बताया था ना चैप्टर 7 में कल आपको टेस्ट है गूगल फॉर्म के जरिए, इसलिए सारे कॉन्शियस रहेंगे, ठीक है। ओके मैम।
साथिया मुझे आप बताइए डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये वाला पैराग्राफ, इसके बारे में बताइए मुझे। बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। बताइए। सुरैया आप बोलिए। डिमांड्स फॉर इक्वल एंड जस्टिस। बोलिए जल्दी। फरहाना आप बोलिए। फरहाना। यस मैम। आप बोलिए डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, अभी मैंने पढ़ा है जो। बताइए जल्दी।
चले कीजिए लीव। कीजिए लीव फरहाना।